हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं कुलदीप सर आप लोगों के बीच आज जो बिंदु मैं लेकर आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं जिस बिंदु पे बात करने जा रहा हूं मैं जिस बिंदु पे बात करने जा रहा हूं वह है, आपके सामने एक थीम दिख रही होगी, भारत में आपातकाल। भारत में आपातकाल। यह आपातकाल का मतलब क्या होता है? आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लगा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाएगा। और आपातकाल का मतलब क्या होता है, हम इस पर भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके बीच। आपातकाल जो है, आपातकाल, भारत में आपातकाल अब तक कितनी बार लगा है भैया? तो अब तक 3 बार लगा है। अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। और इस 3 बार में कब कब लगा है? एक तो लगा, हम बात कर लेते हैं, पहली बार कब लगा? 1962 से लेकर कब तक चला था? 1962 से लेकर 1968 तक। 1968 तक। दूसरी बार कब लगा? 1971। ये 1971 वाला समझ में आ रही है बात कि ये भारत पाक युद्ध चल रहा था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उसी दरमियान भारत में एक अनाउंसमेंट होता है आपातकाल का। और 1962 की बात समझ में आती है कि भारत चाइना युद्ध चल रहा था भैया। अब तीसरा वाला जो लग रहा है, तीसरा वाला कब लग रहा है? 1975 से 1977 तक, यानी कि 1900, तीसरा वाला कब है? 1975 से 1977 तक। अब एक बात, अब तीनों बिंदुओं पे मैं आपके बीच जो बात करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से पहली बात मैं आपके बीच कंफर्म कर दूं, यहां पे जो आपातकाल का मतलब क्या होता है। अब आपात का मतलब यह हो गया कि हम घर परिवार की बात करें, ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी अच्छी बात नहीं आपातकाल लगना। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें बड़ा झुकना पड़ता है कि हमारे देश में आपातकाल लगा। सरकार किसकी थी? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये 1962-68 की बात है। एक भारत में उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी कौन थी? तो कांग्रेस पार्टी थी। और 1971 की बात है। बेशक 71 में हमने पाकिस्तान का डिवाइड कर दिया, बट हमें क्या लाभ है? हमारे देश में आपातकाल लगा। आज जितना हम फक्र करते हैं कि हमने बांग्लादेश को तोड़ा, हमने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान के एक प्रांत को हमने एक देश बनाया, सही बात है, अच्छी बात है, हमने किया है, हम गर्व के साथ कहते हैं। बाकी एक बात आज पाकिस्तान के हिस्ट्री में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, जिससे हम और आप अनजान हैं। सुन लीजिए, बात यह बताई जाती है कि 1900, जैसे हम आज बात कर रहे हैं वैसे बात वहां पे होती है कि 1971 में पाकिस्तान की वजह से हिंदुस्तान में आपातकाल लग गया। और ये बात कहीं ना कहीं ठीक है ऐसी बात। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आइए 1975-77 की बात करते हैं। यहां पे आपातकाल लगता है, सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। भारत में अब तक कुल कितनी बार आपातकाल लगा है? बस 3 बार आपातकाल लगा है। तीनों बार किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी भारत में। दूसरे किसी भी अन्य दल की सरकार रही हो और भारत में आपातकाल लगा है, ऐसी स्थिति अभी तक आई ही नहीं है। कोई स्थिति ऐसी नहीं आई है। 75 से 77 तक सरकार रही, 75 से 77 तक आपातकाल रहा। 1900, यहां पे बात समझ में आती है, ये भारत और चीन युद्ध चल रहा था, ठीक है, स्थितियां ठीक नहीं थी। यहां पे भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। ये पाकिस्तान का जो युद्ध था, इस दरमियान भी जो है कि क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में, यही बांग्लादेश को अलग कराने की जो मुहिम थी। हालांकि भारत इस मुहिम में सफल रहा, भारत इस मुहिम में अपने सफल रहा। फिर ये भारत पाकिस्तान युद्ध था 1971। बाकी 1975 वाला आपातकाल क्यों लगा भैया, इस पर मैं जो डिबेट करने जा रहा हूं, उस पर जो मैं बहस करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से एक
पार्टी विशेष की बात तो मैं नहीं करूंगा, बाकी कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, इस बात से कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी, बाकी मैं इतिहास आज बता कर रहूंगा, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैं आज इतिहास बता कर रहूंगा। सारी बात पॉइंट टू पॉइंट बात मैं करने जा रहा हूं आज आपातकाल की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 ये अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है, आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है। हालांकि मैं अब आगे जो बात करने जा रहा हूं, देखिए अनुच्छेद 352 ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगा? 3 बार लगा भैया। कितनी बार लगा है? 3 बार। कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? 352 के तहत। कब कब लगा? 1962 से 68 तक रहा आपातकाल। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच लगा आपातकाल। 1962 से 68 के बीच जो भारत चाइना युद्ध था उसके दरमियान लगा। 1975 से 77 तक भैया कोई युद्ध तो नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बाकी आपातकाल लगा क्यों? देखिए दरअसल स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी बहुत ही मजेदार है, और इस मजेदार कहानी को मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं जो भारत में आपातकाल लगा है। कहानी बहुत ही मजेदार है। उस समय आम चुनाव हो रहे थे भारत में, और जो आम चुनाव हो रहे थे उस समय इंदिरा गांधी जी लोकसभा की चुनाव लड़ रही थी रायबरेली सीट से, और रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी की अपोजिशन में थे जनता पार्टी से राजनारायण जी। कौन थे? राजनारायण जी। और जब राजनारायण जी इंदिरा गांधी की अपोजिशन में थे और उस चुनाव में इंदिरा गांधी एक अच्छे मत से चुनाव जीत गई, इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, पहले से प्रधानमंत्री थी ही, पूरा का पूरा उनका सरकारी तंत्र उनके साथ था। भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई सत्ता पार्टी होती है उसके साथ पूरा प्रशासनिक रूप से सब कोई साथ रहता है। इस बात को पक्ष भी जानता है, विपक्ष भी जानता है, पूरी जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, एक एक लोग जानते हैं। इस बात से कोई डिनाई नहीं किया सकता। हालांकि इस बात का कोई मलाल भी नहीं है, बाकी जिस बात का मलाल है उस बात को मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। मलाल तो इस बात का है कि आपातकाल लगा क्यों। 62 और 71 की तो बात समझ में आती है कि 62 में भारत चाइना युद्ध था और 71 में भारत पाक युद्ध था, तो 75 में क्या था भैया? एक इंदिरा गांधी की कुर्सी बचानी थी, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए भारत देश में आपातकाल लगा दिया गया। कैसे बचानी थी? देखिए चुनाव होते हैं 1975 में, जो आम चुनाव हो रहे थे उस दरमियान रायबरेली से सीट से चुनाव लड़ रही थी इंदिरा गांधी, और उनके अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे राजनारायण, जो जनता पार्टी से कैंडिडेट थे, वो हार गए चुनाव। जब चुनाव वो हार गए तो वो चले गए सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने कोर्ट में जाकर बाकायदे एक नोटिस दिया और कहा, क्या कहा? यह कहा उन्होंने कि इंदिरा गांधी ने सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके चुनाव में धांधली करके चुनाव जीती हैं, इसलिए उनके पूरी चुनाव प्रक्रिया को बर्खास्त कर दिया जाए, उनको जीता हुआ घोषित न किया जाए, उनको हारा हुआ घोषित कर दिया जाए। केस चलने लगा, और हुआ क्या था भाई? प्रधानमंत्री थी पहले से, जो उनके काफिले में जो गाड़ियां चल रही थी सरकारी गाड़ियां थी। इसी विजुअल पर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उस समय जो जज थे जगमोहन सिन्हा, जज थे जगमोहन सिन्हा, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इंदिरा गांधी को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। वहीं पे अपनी जो जजमेंट की कॉपी डिस्प्ले किया जगमोहन सिन्हा जी ने, इंदिरा गांधी को हारा हुआ घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सरकारी मशीनरी, सरकारी खजाने का प्रयोग किया था। इस आधार पर जगमोहन सिन्हा की बेंच ने उन्हें हारा हुआ घोषित कर दिया, उनके चुनाव को इलीगल घोषित कर दिया गया। और बाकी अगले पेज पर उन्होंने, अपने जजमेंट के अगले पेज पर उन्होंने कहा था इस बात को कि आप 6 महीने के लिए आप
ये कोई जरूरी नहीं कि आप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें, आप 6 महीने के लिए अपने पद पर बनी रह सकती हैं। और 6 महीने के अंदर तो या तो राज्यसभा लोकसभा कहीं ना कहीं से आपको अपनी सदस्यता साबित करनी पड़ेगी, तभी तो आप प्रधानमंत्री के पद पर रह पाएंगे। अभी देखिए, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वह किसी न किसी सभा का सदस्य रहना चाहिए, या तो राज्यसभा का सदस्य हो या तो वह लोकसभा का सदस्य हो। अभी मोदी जी को देखते हैं, जो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये तीसरी बार ये बनारस से चुनाव जीत कर गए हैं और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो किसी न किसी सदन का आपको सदस्य होना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हुआ क्या, वो अब किसी सदन के सदस्य रह नहीं गई। 75 की बात है, जब किसी सदन की सदस्य रह नहीं गई उस चुनाव में, अब उन्होंने एक बड़ी स्वाभिमानी नेता भी थी वो, ऐसा नहीं है। अब वो सोच रही थी कि मैं चुनाव से इस्तीफा दे दूं, वो सोच रही थी कि मैं चुनाव से अपने पद से इस्तीफा दे दूं। जब पद से इस्तीफा देने के बारे में वो सोच रही थी, तब क्या हुआ, जब वो अपने पद से इस्तीफा देने के बारे में सोच रही थी, तब उन्होंने पूरी रात जाकर उन्होंने सोचा। इंदिरा गांधी ने जब सोचा तो उनके लड़के कौन थे, संजय गांधी। अच्छा, संजय गांधी ने किया क्या, बड़ा दिमाग लगाते थे संजय गांधी अब वो सोच रहे हैं, यदि सत्ता घर से गई तो फिर सत्ता जल्दी आएगी कि नहीं आएगी, इस बात को संजय गांधी सोच रहे थे, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे। वो सोच रहे थे यदि सत्ता घर से गई तो ना जाने कौन सी पार्टी की सत्ता आएगी और कौन सी पार्टी सत्ता आएगी और कौन कब आएगा कौन कब नहीं आएगा। अब तरह तरह की बात संजय गांधी के दिमाग में चलने लगी। जब तरह तरह की बात जब संजय गांधी के दिमाग में चलने लगी, तब उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया, तुरंत अपना उन्होंने क्या किया, अपना उन्होंने फोन उठा दिया। ठीक है, अपना उन्होंने फोन उठाया और किया क्या संजय गांधी ने, हरियाणा के एक बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हुआ करते थे उस टाइम के, और वो कौन थे हरियाणा के बड़े नेता, उनका नाम था बंसीलाल। किसको फोन किया, एक हरियाणा पार्टी के, मैं पूरी खाल उधेड़ने जा रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा के उस टाइम के एक बड़े नेता थे बंसीलाल। बंसीलाल को संजय गांधी ने फोन किया और कहा, नेताजी मम्मी मान नहीं रही हैं, मम्मी कह रही हैं चुनाव इस्तीफा देने के लिए पद से, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब बंसीलाल ने कहा कि बेटा कह तो ठीक रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जनता पार्टी पूरी एकदम से फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रही थी ना। अब पार्टी दूसरी पार्टी फ्रंट फुट पे आ गई, पूरा आगे आकर खेलने लगी। अब कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे बैकफुट पे चली गई थी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसी के चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया कोर्ट ने। अब समझ सकते हैं पूरे भारत में मैसेज किया गया, जो प्रधानमंत्री है उसके चुनाव को निरस्त किया गया। पूरे भारत में कितना नैरेट फैला होगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से बैकफुट पर आ गई थी। और वहीं पे बंसीलाल ने क्या किया, जो हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि संजय गांधी को अपनी मम्मी को 1 घंटा मनाओ, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं, कुछ व्यवस्था में कर। वो कह रही थी कि संजय मैं इस्तीफा दे रही, कोई और बन जाएगा, मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया है, कोर्ट के आदेश का मैं अवमानना नहीं कर सकती। उसने मनाया, मम्मी मान जाओ, मैं कुछ करता हूं, बहुत जल्दी करता हूं। किसी तरीके से बंसी लाल ने जो कुछ कहा कि आप बनाओ 1 घंटे में देखता हूं। हरियाणा के आसपास जो दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, उसके आसपास जितने भी किसान थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो आसपास के गांव थे, सभी गांव में मोहल्ले में बंसीधर ने अपने लोगों को भेज दिया, फोन करवा दिया, और तमाम लोग जो इंदिरा गांधी के भवन के आसपास आकर जमा हो गए। कोई गाड़ी से गया, कोई ट्रैक्टर से गया, कोई टाली से गया, कोई मैजिक से गया, कोई पैदल चला गया, पूरे उनके हाउस को जाम कर दिया गया। ये बंसी लाल का माइंड था और संजय गांधी का दिमाग था। अब सब वहां से बाहर नारा लगाने लगे आकर कि इंदिरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 इंदिरा जी की जय जयकार। तब बालकनी से झांक रही हैं इंदिरा जी, भाई बड़े घराने के लोग थे। संजय गांधी अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के लेकर आते, मम्मी
ये देखो कौन है लोग। क्या एक कोर्ट निर्णय करेगी कि इंदिरा प्रधानमंत्री रहेंगी कि नहीं? आप जनता के दिलों में राज कर रही हैं। इंदिरा गांधी का माइंड चेंज हुआ, उन्होंने तुरंत वहीं पे अनाउंसमेंट किया कि संजय मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये तो संजय गांधी की एक चाल थी कि यदि घर से सत्ता गई तो कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल न होना पड़ जाए। तुरंत उन्होंने क्या कहा कि संजय मैं अब इस्तीफा नहीं दूंगी। और तुरंत संजय गांधी फोन फिर से उठाते हैं और बंगाल कांग्रेस के एक बड़े नेता थे उस टाइम के, सिद्धार्थ शंकर राव को उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा कि बस जस्ट वेट 2 आवर, 2 घंटा इंतजार करिए, 2 घंटे के अंदर मैं आ जाता हूं। और 2 घंटे के अंदर पूरा संविधान की एक पोथी लेकर के अपने हाथ में सिद्धार्थ राव जी आ गए और उन्होंने कहा कि मैडम, क्या कहा कि मैडम मात्र आप क्या करिए, आप आर्टिकल 352 का इस्तेमाल कर दीजिए। क्या कहा? आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल कर दीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में है क्या? तो आप इस अनुच्छेद का उपयोग कब करेंगे? या तो कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर रही हो या आंतरिक विद्रोह हो। या तो कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर रही हो देश के ऊपर या तो आंतरिक विद्रोह हो। तब इंदिरा जी ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम बता रहे भैया, ऐसे कैसे होगा? तब उन्होंने कहा, अरे मैडम रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बता रहा हूं रुकिए। या तो कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर रही हो या तो कोई आंतरिक शक्ति आक्रमण कर रही हो। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो सिद्धार्थ राव साहब थे, बड़े माइंडेड व्यक्ति थे, उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि अरे कल ही एक मीटिंग हुई थी जनता पार्टी की, कल ही जो मीटिंग थी जनता पार्टी की, उसी पार्टी में जयप्रकाश नारायण की एक सभा थी। उस सभा में उन्होंने क्या कहा था? उस सभा में उन्होंने कहा था कि पुलिस फोर्स, आर्मी, देश की आम जनता, सब लोग अपने हथियार रख दो और जो ये निकम्मी सरकार है इसके खिलाफ आंदोलन में लग जाओ। देश की जनता को देश की जनता को उन्होंने बताया क्या कि अब जो है कि ये सब सिस्टम समझ में आ गया। तुरंत इंदिरा गांधी ने कहा ये सिद्धार्थ राव ठीक कह रहा है, कल का ही स्पीच है और ये हेट स्पीच में आ रही है। इसलिए वो तुरंत कहां चली गई? जाती हैं फखरुद्दीन अली अहमद के पास चली गई, जो उस समय के भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और कहती हैं कि मैडम क्या कहती हैं, जाकर लगा दो आपातकाल। ये सारी व्यवस्था किस लिए? वो चुनाव में हारी हुई घोषित की गई, इसलिए की जा रही है। चुनाव में हारा हुआ घोषित की गई कोर्ट द्वारा, इसलिए वो की जा रही है व्यवस्था। फखरुद्दीन अली साहब बड़े उदास मन से कह रहे हैं, मैडम ये क्या कर रही हैं आप, क्यों आपातकाल लगवा रही हैं? बहुत बेइज्जती होगी। ऑलरेडी देश 2 बार आपातकाल झेल चुका है, उस बार हमने बचा किसी तरीके से। सन 62 भारत चाइना युद्ध दिखाकर बचा, सन 71 भारत पाकिस्तान युद्ध दिखाकर देश की जनता को से हमने बचा। अब क्या बताऊंगा? कहती हैं लगाओ तुम, मेरी कुर्सी बचानी है। क्या करनी है? मेरी कुर्सी बचानी है। और उस समय अनाउंसमेंट हो गया और भारत में आपातकाल लग गया। और जब आपातकाल लगा उस टाइम पे हुआ क्या? सभी नेताओं को, जितने लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जितने विपक्ष के नेता थे, सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सत्ता पार्टी ने काम किया सभी नेताओं को जेल में डाल, क्योंकि कोई कहीं पे कोई आंदोलन ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाल दिया गया तो वहीं पे, अच्छा, जब जिन नेताओं को उस टाइम पे जेल में डाला गया था, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, जिन नेताओं को जेल में डाला गया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आती है, उन सभी नेताओं को पेंशन देती है। कहती है कि ये तो आंदोलनकारी हैं, ये तो बहुत बड़े वरिष्ठ भारतीय सैनिक थे जो आपातकाल के दौरान जेल में गए। अच्छा, आपातकाल के दौरान बड़े बड़े लोग जेल में चले गए। लालू प्रसाद यादव भी जेल में गए थे। एक कानून चलता था उस टाइम पे, मीसा कानून। कोई गलत या किसी प्रकार के अकृत कार्य में पकड़ा गया
तो उसके ऊपर मीसा कानून के तहत, मीसा एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता था। मीसा एक्ट के तहत लालू प्रसाद यादव को भी जेल में डाला गया था। और जब वो जेल में थे उसी टाइम पे उनके घर पे उनकी एक पुत्री हुई थी जिनका नाम वर्तमान समय मीसा है। एक मीसा एक्ट उनके ऊपर लगा था, उसी दरमियान उनकी पुत्री होती है जिसका नाम मीसा है। तो हम बात कर रहे थे आपातकाल अनाउंसमेंट हो गया, सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और एक तुरंत वहीं पे संजय गांधी ने क्या किया, सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया। और उस समय सर्वा कौन है, संजय गांधी। और क्या हुआ, तुरंत बोला कि सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है, इधर आ जाओ। सूचना और प्रसारण मंत्री जो था तुरंत हाजिर होता है और कहता है साहब मैं हूं सूचना प्रसारण मंत्री, बताइए करना क्या है। उसने कहा, उस टाइम पे जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल साहब थे। इंद्र कुमार गुजराल साहब तुरंत हाजिर होते हैं, साहब मैं ही हूं सूचना और प्रसारण मंत्री, बताइए करना क्या है। उन्होंने कहा तुरंत जितनी मीडिया है, प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया या फिर जितनी जो आप सूचना फैलाने के जो माध्यम है सबको बुलाओ और सबको कह दो अब वही खबर बाहर जाएगी जो सरकार चाहेगी, बाकी दूसरी कोई खबर नहीं एक खबर नहीं छापनी है। तुरंत गुजराल साहब ने कहा कि साहब आप क्या कह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि कह क्या रहे हैं, यह आर्टिकल 19 का हनन हो जाएगा, आर्टिकल 19 की कत्ल हो जाएगी, संविधान के अनुच्छेद 19 का कत्ल हो जाएगा। संजय गांधी ने कहा जितना मैं कह रहा हूं उतना करो, चाहे किसी का कत्ल हो जाए, जितना मैं कह रहा हूं उतना करो। उन्होंने कहा नहीं साहब मेरे रहते, गुजराल साहब ने कहा मेरे रहते हुए यह काम नहीं होगा, मेरे रहते हुए यह काम नहीं होगा। तब तुरंत बंसी लाल को फोन लगाते हैं संजय गांधी, कहते हैं कि तो गुजराल मान नहीं रहा। तो बंसीलाल ने कहा तुरंत गुजराल को धक्के देकर बाहर निकालो, उसको हटाओ, कैबिनेट से हटा दो। संजय गांधी ने किया क्या, उस सूचना और प्रसारण मंत्री के कपड़े फाड़ दिए गए, धक्के मारकर उस मीटिंग से निकाला गया था। कांग्रेस पार्टी ने यह काम किया था, तुरंत उस सूचना और प्रसारण मंत्री के कपड़े फाड़ दिए गए, धक्के मारकर गिरा कर निकाला गया था उस मीटिंग से। और जब निकाल दिया गया तुरंत वहीं पे एक नया सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया, विद्यासागर शुक्ल को नया सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। और विद्यासागर शुक्ल जी आते ही पूरी मीडिया को बैन कर देते हैं, क्योंकि वो तो संजय गांधी के कहने पे चलना था। पूरी मीडिया को बैन करते हैं। और जब पूरी मीडिया को बैन हो गई, भारत में एक भी खबर मीडिया छापती नहीं थी। जब CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी से जो खबर आती थी वही खबर भारत में चलती थी। ऐसा भी राज भारत में चला है, अब इसी कड़ी को मैं अगली वीडियो में फिर से आप पार्ट 2 में बताऊंगा। मीडिया बैन हो गई है, तो इसके बाद अभी आगे कहानी है, इस स्टोरी को मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि पूरी सच्चाई, पूरी बात लोगों तक पहुंच सके। मैं फिर मिलूंगा आपसे। थैंक यू, हैव नाइस डे।